बच्चों, हम घुड़सवारी की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे डीएच लॉरेंस सर की। हमने बात की हमारी स्टोरी की। जी हाँ, हम एक बहुत ही लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं और हम देखते हैं कि आज हम हमारा लास्ट पार्ट इस स्टोरी का क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 8 है। इसके अंदर हम क्या क्या शामिल करेंगे, उससे पहले हम एक बार स्टोरी को रिकॉल करते हैं। बच्चों, हमने हमारा फर्स्ट पार्ट कवर किया था अबाउट द ऑथर एंड द स्टोरी। तो हमने क्या देखा बच्चों कि डीएच लॉरेंस सर जो हैं, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस सर, 1885 में इनका बर्थ हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। इनकी पढ़ाई की हमने बात की थी, तो हमने देखा था नॉटिंघम स्कूल और वहीं पे नॉटिंघम कॉलेज में ही इनका स्टडी कंप्लीट हुआ है। बहुत अच्छे राइटर और पोएट है ये, और इनकी जो राइटिंग्स हैं, पोएट्री जो है वो मेनली इन्फ्लुएंस्ड होती है जो डीह्यूमनाइजिंग हो गया है, मनुष्य का पतन हो रहा है। किन कारणों की वजह से? आधुनिकता की वजह से, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का उदय हुआ था। उस समय नई नई इंडस्ट्रीज़ बन रही थी और उन इंडस्ट्रीज़ की वजह से एक मॉडर्निटी का जो कंसेप्ट है वह चल गया था, और उसी को फॉलो करने में लोग अंधाधुंध लग गए थे। वो रिश्तों की परवाह करना उन्होंने बंद कर दिया था। उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ बंद कर दी थी कि मेरी फैमिली पे मेरे इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम क्या देखते हैं बच्चों, फैमिली में फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। हमने ये चीज़ अनुभव की डीएच लॉरेंस सर की पर्सनल लाइफ में भी। इनके जो फादर हैं उनका भी हमने देखा कोयले की खान में काम करते थे। इनकी जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थी, वो बहुत ज़्यादा ही पैसों के पीछे लगती थी, और कहीं ना कहीं इसका जो चीज़ है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो डीएच लॉरेंस सर के अंदर आया, और उन्होंने ये जो स्टोरी बनाई है इस चीज़ को मेनली यहाँ पर भी लेके आए हैं, ताकि हम सब लोगों को एक सीख मिले कि हमें कभी भी अंधानुकरण नहीं करना है, ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है जिससे कि फैमिली और फैमिली के जो बंदे हैं उनकी ज़िंदगी तक दांव पे लग जाए। और हमने आपके साथ रीड आउट किया था स्टोरी को। हमने देखा था फ्रॉम द स्टार्टिंग, जो डीएच लॉरेंस सर हैं उन्होंने इस स्टोरी में जो एक मदर का कैरेक्टर बनाया है, वह मदर बहुत ही एम्बिशियस लेडी है और कहीं ना कहीं वो धन के पीछे भागती रहती हैं। और हम क्या देखते हैं, उनका जो फैमिली है वो अपने खुद के मकान में रह रही हैं, उनके पास में घर के काम करने के लिए सर्वेंट्स हैं, बच्चों का ध्यान रखने के लिए केयर टेकर है, और उनके पास में गार्डन भी है, और गार्डनर की देखभाल करने के लिए एक गार्डनर भी है जिनका नाम है बेसेट। बेसेट ने युद्ध में अपनी एक टांग गंवा बैठी थी, इसीलिए वहाँ से स्विच ऑफ होके वो यहाँ पे ऑस्कर क्रेसवेल के रेस्पॉन्स पे, उनके बिहाफ पर गार्डनर का काम करते हैं। हम क्या देखते हैं कि बच्चों को क्रिसमस पे या उनके बर्थडेज पे गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक आवाज़ जो है वो ज़रूर साथ में सुनाई देती है, और वह आवाज़ आती है, घर में धन की कमी है। ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपने नर्सरी प्ले रूम में खेल रहे होते हैं तो उनको ये हॉन्टेड वर्ड्स के रूप में ये आवाज़ें आती है। एक उनको ऐसा लगता है कि कहीं भूतहा आवाज़ें आ रही है जो ये कह रही हैं कि धन की कमी है, पैसे की कमी है, और बच्चे एक दूसरे की आंखों में डरे डरे से देखते हैं कि क्या हमें जो आवाज़ आ रही है आपको भी वो आवाज़ आ रही है क्या। तो इस तरह से बच्चों उनमें बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है, और उस डर की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे क्या डरे सहमे रहने लग जाते हैं। एक बार हम क्या देखते हैं, पॉल जो है अपनी मदर से पूछते हैं, मम्मा हमें कहीं पे भी जाना होता है तो हम अंकल ऑस्कर की कार ही क्यों यूज़ करते हैं, या फिर टैक्सी को ही क्यों हायर करते हैं। और यहाँ पे माँ ने रिवील की अपनी अंदर की इच्छाएं। माँ ने बताया, बेटा होता क्या है कि हमारे घर में धन की कमी है, और इस धन की कमी की वजह से ही हम अपनी खुद की कार नहीं खरीद पाएंगे। तो बच्चे को बड़ा आश्चर्य होता है कि घर में धन की कमी है, और कहीं ना कहीं वो पूछता भी है, माँ ऐसा क्यों है। और यहाँ पे माँ रिवेल करती है बच्चों। जी हाँ बच्चों, आपने मेरे साथ पढ़ा, यहाँ पे माँ रिवेल करती हैं कि मैं अनलकी हूँ। पॉल को थोड़ा सा आश्चर्य होता है। पॉल कहता है, मम्मा कैसे, आप अनलकी, आप दुर्भाग्यशाली कैसे हो गए हैं। तो उनकी मदर कंटिन्यू करती है, बेटा
मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो खुद दुर्भाग्यशाली हैं। उससे पहले, शादी से पहले तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती थी, बट मेरी शादी एक ऐसे पर्सन से हो गई है जो अनलकी है। इसी वजह से मैं भी अनलकी हूँ और इसी वजह से हमारे घर में धन की कमी है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो माँ के कहे हुए शब्द होते हैं, ये कहीं ना कहीं पॉल को बहुत पिंच करते हैं और पॉल एक दिमाग में एक बात बैठा लेते हैं बच्चों कि मैं अपना लक लेके रहूँगा, मैं उस जगह तक जाऊँगा जहाँ पर कि मुझे मेरा लक मिल जाए। और इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने वुडन जो रॉकिंग हॉर्स होता है उसके ऊपर बैठ के कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेरा लक है। और यही सब चीज़ों के बीच में पॉल एक डिसीज़न लेते हैं। कैसा डिसीज़न लेते हैं बच्चों? क्योंकि घर में ठीक है केयर टेकर भी है, सर्वेंट्स भी है, बट जो मदर फादर की जो केयरिंग है वो बच्चों को नहीं मिल रही है, इसलिए बच्चे कहीं ना कहीं माइंड से डाइवर्ट हो जाते हैं। प्लस जो ममा की गलत इच्छाएं हैं, गलत एम्बिशंस है, उनकी वजह से भी पॉल जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है। और पॉल जो है वो बेसेट नाम का जो उनका गार्डनर होता है, उस बेसेट नाम के गार्डनर से एक तरह से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और बेसेट जो है वो गार्डनर का तो काम करते ही करते थे, साथ में वो घुड़दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा घोड़ा जीतेगा उसके ऊपर दांव भी लगाते थे। धीरे धीरे ये चस्का पॉल को भी लग जाता है और पॉल क्या करते हैं, पॉल एक इंट्यूशन पावर आती है उनके दिमाग में, एक पूर्वानुमान आता है। किस वजह से आता है? जब वो अपने रॉकिंग हॉर्स पे बैठ के उसको मूवमेंट करते हैं, उस समय उनके दिमाग में एक इंट्यूशन पावर आता है कि नेक्स्ट जो भी घुड़दौड़ प्रतियोगिता होगी उसमें इसी नाम राशि का घोड़ा जीतेगा। और होता भी यही था। और यही सब चीज़ें क्या होती है, कुछ न कुछ छुपा छुपा के पॉल के द्वारा पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है। एक बार की बात होती है, याद आ रहा होगा बच्चों आपको, एक बार की बात होती है कि जो पॉल है वो बहुत तेज घोड़े को हिला रहे होते हैं। उसी टाइम उनकी मदर और अंकल ऑस्कर उस घर में आते हैं। अंकल ऑस्कर उनको देखते भी हैं ग्रीटिंग्स के लिए, बट कहीं न कहीं हम क्या देखते हैं, पॉल जो है एरोगेंट हो गए हैं। पॉल बिल्कुल भी उनको ग्रीटिंग्स अभिवादन नहीं करते हैं। मदर कहती भी है कि बेटा अंकल ऑस्कर आए हैं, आप उनको ग्रीटिंग्स करिए, बट देयर वाज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द साइड ऑफ द पॉल। एंड इन दैट कंडीशन हम क्या देखते हैं, अंकल ऑस्कर खुद जाते हैं पॉल के पास में और क्या कहते हैं, हेलो जॉकी, हेलो यंग जॉकी, कैसे हैं आप, कैसे चल रही है आपकी। और तभी वो एक घोड़े का नाम लेता है और बताता है कि ये घोड़ा, अरे ये घोड़ा, और यह चीज़ जो है अंकल ऑस्कर को कहीं ना कहीं बताती है, उन्हें आश्चर्य में डालती है। वो कहते हैं आपको ये इस नाम के घोड़े का क्या पता चला? तब पॉल की बहन उनको बताती हैं, जॉन नाम होता है उनका, 2 बहनें होती हैं। एक का नाम हमें बताया गया था स्टोरी में कि उनका नाम जॉन होता है, बट दूसरी जो सिस्टर है उनके नाम का कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है। हम क्या देखते हैं, जॉन कहती है अंकल ऑस्कर, ये जो पॉल है ना, ये बेसेट अंकल के संग बैठते हैं और बेसेट अंकल इनको बात करते रहते हैं, स्पेशली घोड़ों की और घोड़ों की रेसों के बारे में। अंकल ऑस्कर क्या करते हैं, उनको अपनी कार में बैठाते हैं और एक लॉन्ग ड्राइव के लिए लेके हैमिल्टन अपने घर तक लेके जाते हैं। वहाँ पे इन बिटवीन रास्ते में डिस्कशन होता है और बार बार ऑनर ब्राइट, ऑनर ब्राइट, इट मीन्स आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके और मेरे बीच में जो भी बातचीत हो रही है उस बातचीत को आप आगे मदर को या फैमिली के किसी भी मेंबर को नहीं कहेंगे। और अंकल इस चीज़ के लिए प्रॉमिस भी करते हैं, ऑनर ब्राइट बेटा, आई विल नॉट टेल एनीबडी इन द फैमिली। यहाँ से रिवील होती है पॉल की स्टोरी। पॉल बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे एक क्लू मिलता है मेरे रॉकिंग हॉर्स से, और मैं उसी टाइम मेरे दिमाग में आता है कि नेक्स्ट जो भी कंपटीशन होगा हॉर्स राइडिंग का उसमें फला फला घोड़ा जीतेगा। और इसी तरह से मैं बताता हूँ और टचवुड क्या होता है, वही घोड़ा जीतता है। और फिर अंकल ऑस्कर उनसे पूछते हैं, अच्छा बेटा ये तो बताइए जो जीती हुई राशि है आप उसका क्या करते हैं? तो बोले वो तो मैं बेसेट को जमा करवा देता हूँ। उन्हें आश्चर्य होता है, बेसेट
सर्वेंट, ये क्या सर्वेंट के पार्टनर हैं? तो एक बार तो अंकल ऑस्कर को थोड़ा सा बुरा भी लगता है, बट उनको लगता है कि नहीं नहीं ये कहीं गलत हो रहा है, और वो उनको लेके, किसको, पॉल को लेके बेसेट के पास में जाते हैं। बेसेट के पास बैठ के पूरी बात करते हैं। बेसेट भी एग्री करते हैं कि हाँ पॉल बाबा जो हैं वो बहुत ही अच्छा करते हैं और इनका जो इंट्यूशन पावर है वह भी बहुत अच्छा है। और इस तरह से वापस पूछा जाता है, अच्छा इनके पैसे कहाँ पे है? तो बोले वो तो मेरे पास डिपॉजिट किए हुए हैं। और ऐसे करके धीरे धीरे अंकल ऑस्कर भी कन्विंस हो जाते हैं, और अंकल ऑस्कर, बेसेट और पॉल तीनों पार्टनरशिप में ये जो गेम है, गेम नहीं कहेंगे हम, गैम्बलिंग कहेंगे, ये जो गैम्बलिंग है इसमें पार्टनर बन जाते हैं। हम क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं पॉल जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अपनी मदर की हेल्प करना चाहता है। क्यों? एक बार अंकल ऑस्कर पूछते भी, बेटा आप ये जो इतना अमाउंट इकट्ठा कर रहे हो इसका क्या करोगे? बोले अंकल मैंने आपको बताया था ना, मेरी मम्मा को पैसा चाहिए, तो मैं जो अमाउंट है, मेरी मम्मा का बर्थडे आने वाला है और 1000 पाउंड 5 ईयर्स तक मैं मेरे मम्मा के बर्थडे पे एज अ गिफ्ट दूंगा। बट ऑनर ब्राइट, आप इस बात को मेरे रेफरेंस से नहीं बताएंगे कि पॉल ने आपको ये पैसा दिया है। और हम क्या देखते हैं, अंकल ऑस्कर राजी हो जाते हैं और एक लॉयर के द्वारा पॉल की मदर के पास में बात पहुंचाते हैं, और क्या कहते हैं कि आपके एक रिलेटिव है, वो आपके 5 ईयर्स बर्थडे के लिए 1000 पाउंड्स का जो अमाउंट है वो आपके लिए डिपॉजिट मेरे पास करके गए थे, और वो चेक मिलता है। आप देखिए जब पोस्टमैन उनके घर पे आता है और वो चेक उनकी मदर रिवील करती हैं, दूसरे जो कार्ड्स आए हुए होते हैं, दूसरे जो पोस्ट एनवेलप्स आए हुए होते हैं उनके साथ में, तो हम क्या देखते हैं, उस टाइम भी पॉल भी वहीं बैठे होते हैं। मदर एनवेलप को खोलती हैं, चेक देखती हैं, उसके बारे में पढ़ती हैं, लेकिन कहीं पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं है उनके मुंह पे, और वो क्या करती हैं, बाकी एनवेलप्स के ढेर के बीच में ही इसी एनवेलप को रख देती हैं। पॉल पूछते भी हैं, मम्मा आपके बर्थडे पे समथिंग स्पेशल हुआ क्या आज? आपको क्या कोई नया गिफ्ट मिला क्या? बट क्या देखते हैं कि पॉल की मदर के ऊपर ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं आए हैं। लेटर ऑन हम क्या देखते हैं, अंकल ऑस्कर बताते हैं पॉल को कि पॉल आपकी मदर ने लॉयर से बात की है और कहा है कि मुझे जो 5 ईयर्स तक अमाउंट मिलेगा वो मुझे तो आप एक संग ही दे दीजिए। लॉयर पूछते हैं क्यों दे दें? तो बोले मैं उधारी में डूबी हुई हूँ, इसलिए मुझे आप तो एक संग ही ये अमाउंट दे दीजिए। अंकल ऑस्कर पूछते हैं बेटा क्या करना है? तो पॉल उन्हीं से पूछ लेते हैं, अंकल ऑस्कर आप ही बताइए ना, क्या मैं एक संग अमाउंट दे दूँ क्या मम्मा को? तो अंकल ऑस्कर कहते हैं मैं इस मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा, इट्स ऑल योर डिसीजन। आपको लगता है दे दिया जाए तो आप दे दीजिए, नहीं दे दिया जाए तो इट्स ओके ऑन यू। तो पॉल कहते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मेरी मदर को ये अमाउंट दे दिया जाए। उसी टाइमिंग हम क्या देखते हैं, उनकी जो मदर है वो पास वाले टाउन में जाती हैं, अपनी फ्रेंड का जो बुटीक होता है उसमें काम करती हैं। फ्रेंड जो है वो तो बहुत अच्छा अमाउंट कमाती हैं, बट हम क्या देखते हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो पॉल की मदर हैं उनको बहुत कम हंड्रेड्स में ही वो अपना इनकम कर पाती हैं। यहाँ पे फिर फ्रस्ट्रेशन उनके सामने आता है, यहाँ पे फिर उनको लगता है कि यार मेरे संग कहीं कुछ गलत हो रहा है। और फिर क्या होता है, घर में अलग ही तरह की भूतहा आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, और वो आवाज़ें किसकी होती है बच्चों? और धन चाहिए, और धन चाहिए। और यही जो आवाज़ें हैं ये कहीं ना कहीं पॉल को मेंटली प्रेशराइज करती हैं, पॉल मेंटली हरेसमेंट फील करते हैं, बट वो कहीं पे किसी भी चीज़ का आर्गुमेंट नहीं करते हैं। हम क्या देखते हैं बच्चों कि पॉल और ज़्यादा इनकम करने के लिए और ज़्यादा इंट्यूशंस लेने के लिए काम कर रहे होते हैं। एक बार की बात होती है, पॉल यही सब कर रहे होते हैं तो उनकी मदर क्या कहती है, बेटा आपको थोड़े समय के लिए सी साइड, समुद्र की तरफ जाके अपना टाइम बिताना चाहिए। हम क्या देखते हैं, इन बिटवीन द टाइम उनके लिए ट्यूटर भी रख दिया जाता है, और वो बताते भी हैं कि मम्मा छुट्टियों के बाद तो वैसे ही मैं पापा के संग टाउन चला जाऊंगा पढ़ने के लिए। बट हम क्या देखते हैं, उनकी मदर कहती है नहीं ट्यूटर चल रहा है, चलने दीजिए। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, जब माँ बार बार प्रेशराइज करती है उनको कि बेटा आप समुद्र की तरफ जाइए, आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस फील होगा, आप थोड़ी अपनी छुट्टियाँ वहाँ बिता के आइए, उस टाइम पॉल उन्हें कहता है माँ
अभी नहीं जाऊंगा मैं, ये जो घुड़दौड़ प्रतियोगिता है इसको हो जाने दीजिए, इसके बाद में मैं चला जाऊंगा। उस समय उनकी माँ कहती भी है, उनको कहीं ना कहीं इनर फीलिंग्स आती हैं, वो रियलाइज़ करती हैं कि बेटा आप कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली में गैम्बलिंग हुआ करती थी और उस गैम्बलिंग से हमने बहुत बड़ा नुकसान भी उठाया है। अंकल ऑस्कर जो है उनको तो आप संग ले लीजिए और आप सी साइड चले जाइए, वहीं पे आप हॉर्स रेसिंग भी देख लेंगे और वहीं से आप अपना काम भी कर लेंगे। बट जो पॉल हैं वो इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं मम्मा, ये रेस के बाद में ही मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा। मम्मा कहीं ना कहीं फेडअप है अपने बच्चे के लिए, मम्मा को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं जो कर रही हूँ क्या सही है, लेकिन इसी उधेड़-बुन में वो पॉल से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करती हैं। और क्या होता है, पॉल को कहती हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका जो नर्सरी प्ले रूम होता है वहाँ से सामान हटा दिए जाते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो रॉकिंग हॉर्स है वह ऊपर पॉल का रूम होता है, उस रॉकिंग हॉर्स को पॉल के कमरे में रख दिया जाता है। मदर उन्हें कहती भी है, बच्चा अब आपकी उम्र नहीं है कि आप इस जो लकड़ी के घोड़े हैं इसके बैठ के इसके संग खेलो। तो बोले इट्स ओके मम्मा, बट मुझे उसके संग रहना बहुत अच्छा लगता है। इतना सब कुछ हो जाता है। जो पॉल है वो घोड़े के संग अपने रूम में होते हैं। उनकी मदर जो होती हैं वो एक डांस प्रोग्राम देखने के लिए टाउन में चली जाती हैं। रात के समय जब डांस प्रोग्राम चल रहा होता है, कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं, उनकी मदर के दिमाग में कई बातें घूमती हैं और इतना ज़्यादा वो पजल्ड हो जाती हैं कि इन बिटवीन द प्रोग्राम वो नीचे आती हैं, कॉल लगाती हैं अपने घर पे और जो केयर टेकर होती हैं उनसे पूछती हैं एवरीथिंग ऑल राइट एट होम, घर में कोई परेशानी तो नहीं है। जो केयर टेकर होती हैं वो थोड़ा सा डर जाती हैं कि क्या हुआ मैडम, आप क्या चीज़ कहना चाहती हैं। तो बोले बच्चे तो ठीक है ना। बोले हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए पॉल कैसे। बोले पॉल तो अपने कमरे में है, आप कहें तो मैं देख के आऊँ कि वो क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मदर नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों की प्राइवेसी ख़त्म हो। तो वो क्या कहती है केयर टेकर को, नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप मत जाइए वहाँ पे, मैं रात को 1 बजे तक आ जाऊँगी और आप जाकर सो जाइए निश्चिंत होके, मैं अपने आप बच्चों को संभाल लूँगी। यहाँ से कहानी का एक मोड चेंज होता है बच्चों। रात को परेशान होके हस्बैंड वाइफ घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद में जो फादर होते हैं वो तो सोडा वाटर बनाना शुरू कर देते हैं और मदर है वो फर वाला गाउन, इट मीन्स अपने कैजुअल यूनिफॉर्म में आ जाती हैं। और कहीं ना कहीं उनके जो दिमाग में बातें घूम रही होती है, एक टेंशन घूम रही होती है, उसके लिए वो क्या करते हैं बच्चों, वो अपस्टेयर अपने बेटे के रूम में जाती हैं। जी हाँ, वहाँ पे उनको एक अलग ही तरह की डरावनी सी आवाज़ कॉरिडोर में आती है। उन्हें बहुत डर लग रहा होता है कि मेरे ही घर में ये कैसी हॉन्टेड वॉइसेस आ रही हैं। और धीरे धीरे क्या करती हैं, जब कॉरिडोर से अपने बेटे के रूम में आती हैं, बेटे का रूम खोलती हैं तो बिल्कुल अंधेरा होता है, बट विंडो की तरफ से कहीं न कहीं एक हल्की सी रोशनी में उन्हें बहुत तेज़ मूवमेंट के साथ साथ उन्हें बहुत तेज़ आवाज़ें आती महसूस हो जाती हैं। वो एकदम से डर जाती हैं, बट गेट के पास में ही जो स्विच बोर्ड होता है वहाँ से लाइट ऑन करती हैं। लाइट ऑन करती हैं तो वो क्या देखती हैं बच्चों, वो देखती हैं पॉल अपना जो वुडन हॉर्स है उसके ऊपर बैठा है और बहुत तेज़ रॉकिंग कर रहा है, बहुत तेज़ मूवमेंट कर रहा है। उनका कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं, मेंटली वो ऐसा लग रहा है वहाँ पे है ही नहीं। मदर डर जाती हैं, मदर पूछती भी हैं, पॉल आप ये क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे इतनी रात को वुडन हॉर्स पे बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं। पॉल बिल्कुल भी आंसर नहीं देते, लेकिन पॉल एक बात ज़रूर कहते हैं, मालाबार विंस, और ऐसा करके वो घोड़े से गिर जाते हैं। मदर को बहुत अफसोस होता है, डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, सारे कुछ होती है, बट हम क्या देखते हैं, पॉल होश में नहीं आते हैं। बेसेट आते हैं, बेसेट उनसे परमिशन लेते हैं, मैडम अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ी सी देर पॉल बाबा के पास में जाके बात करना चाहता हूँ। और वहाँ पे जाके पॉल बाबा के पास में जाके बेसेट उनको धीरे से फुसफुसाते हुए कहते हैं, पॉल बाबा मालाबार जीत गया है और हम 80,000 पाउंड्स जीत चुके हैं। ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं पॉल को खुशी होती है। पॉल अपनी मदर की तरफ देखते हैं और वो क्या कहते हैं, मम्मा मेरा लक काम कर गया ना, मम्मा देखो हमारे पास में कितना रुपए आ गया है। और हम क्या देखते हैं, थोड़े टाइम बीइंग में पॉल जो है वो दुनिया छोड़ चुका होता है। यहाँ पे अंकल ऑस्कर अपनी बहन के पास में आते हैं।
अंकल ऑस्कर क्या कहते हैं अपनी बहन को, बहन आपके लिए 2 न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है, एक बुरी न्यूज़ है। तो जो पॉल की मदर होती है वो आंखें उठा के अपने भाई को देखती हैं, बोले कि हमने 80,000 पाउंड्स कमा लिए हैं, पहली खुशी की खबर ये है। लेकिन दूसरी जो खबर है वो बहुत दुखद है। वो दुखद ये है कि आपके जो एम्बिशंस है, आपकी जो ये लक अल्लक वाली बातें हैं, इसकी वजह से आपने अपने बेटे को खो दिया है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि माँ अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस करती हैं। लेकिन अब ये दुख जताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। इसीलिए कहते हैं कि पेरेंट्स क्या बात करते हैं उसका प्रभाव बच्चों पे ज़रूर पड़ता है। इसीलिए हमने इस स्टोरी में रीड आउट किया बच्चों कि कहीं ना कहीं जो मदर है उनकी जो एम्बिशंस है उनका प्रभाव बच्चे पे पड़ा और बच्चा अपने आप को लकी साबित करने के लिए गलत प्रवृत्तियों में पड़ गया। और लास्ट में हम क्या देखते हैं, ब्रेन फीवर की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बच्चों याद आ गई होगी आपको कहानी हमारे साथ में, और अब आपको क्वेश्चन आंसर्स हमारे साथ रीड आउट करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेते हैं अपने। फर्स्ट आपकी ड्यूटी है, आप हमारे साथ रीड आउट करेंगे, देन आफ्टर यू विल राइट इन योर कॉपीज एंड लर्न देम। We are taking our first question here. Give in brief the characteristic of Bassett. कैरेक्टर स्केच ऑफ बैसेट हमें लेना है। बैसेट जो है वो हमने आपको बताया था स्टोरी में, जी हाँ आपको भी याद आ गया होगा, गार्डनर। तो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। बैसेट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इज द फैमिली सर्वेंट। ये एक परिवार का सर्वेंट होता है। He knows how to put money on horse races and tells about it to Paul. जो बैसेट है उन्होंने ही सबसे पहले पॉल में ये लत लगाई थी कि घुड़दौड़ प्रतियोगिता में घोड़ों पे दांव लगाया जाता है और जो घोड़ा जीत जाता है उस पर हमें बहुत अच्छा अमाउंट भी मिलता है। इट मीन्स गैम्बलिंग की जो लत लगाई गई वो किसके द्वारा लगाई गई, बैसेट नाम के गार्डनर के द्वारा ही लगाई गई थी। Paul, being an innocent child, gets interested and asks Bassett about it. हम क्या देखते हैं, पॉल तो एकदम भोला था क्योंकि वो तो बच्चा था, उसको इतनी बातें पता ही नहीं थी। एक तरफ वो अपनी मदर को देखता है कि मदर कहती हैं आपके फादर अनलकी है, मदर कहती है मैं अनलकी हूँ, और कहीं ना कहीं पॉल के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है, उन्हें पिंच करती है कि मुझे मेरा लक लेना है, और इसीलिए वो बैसेट के संग उठना बैठना शुरू करते हैं। और बैसेट से उन्हें पता चलता है कि घुड़सवारी में, घुड़दौड़ में, प्रतियोगिता में घोड़े के ऊपर दांव लगाने से पैसा मिलता है, और यही सब इन्होंने शुरू कर दिया था। तो हम कह सकते हैं कि इस इनोसेंट चाइल्ड को जो गलत काम की लत लगाई गई वो बैसेट के द्वारा ही लगाई गई थी। बैसेट टेल्स हिम बट ही नेवर टेक्स पॉल टू द रेसेस। बैसेट उन्हें टाइम टू टाइम बताते तो रहते थे कि अब फलानी जगह घुड़दौड़ प्रतियोगिता होगी और ये चीज़ें होगी, इन नामों के घोड़े वहाँ रहेंगे, लेकिन हम क्या देखते हैं, बैसेट उन्हें कभी भी घुड़दौड़ प्रतियोगिता वाली जगह पर लेकर नहीं गए थे। ही इज ए ट्रू फ्रेंड, फेथफुल मेंटर एंड केयरफुल कंपेनियन फॉर पॉल। हम क्या देखते हैं, इट्स ओके, बैसेट ने उनको गलत आदतें डाली, लेकिन बैसेट जो पर्सनली खुद जो हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ ही साथ एक विश्वासकारी मेंटर के रूप में अपना कार्य किया था, और पॉल के सबसे केयरफुल कंपेनियंस में से थे। उन्होंने उनसे कभी भी, पॉल से कभी भी दगाबाजी नहीं की, उनके पैसे को एक एक हिसाब सहित संभाल कर उन्होंने रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ पे जो घर में अलग अलग तरह की हॉन्टेड वॉइसेस आती रहती थी उसके ऊपर लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे, What is the role of the voices in the story? इस स्टोरी में वॉइसेस का जो रोल है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वही हमें यहाँ पे रीड आउट करना है। The whispering voice in the house starts right from the beginning of the story. हम क्या देखते हैं, कहानी की शुरुआत से ही ये ऐसी आवाज़ें घर में आ रही हैं। It seems that the voice always utters about the lack of money in the house. और हम क्या महसूस करते हैं कि ये जो आवाज़ें हैं ये स्टार्टिंग से क्या बता रही है कि इस घर में पैसे की कमी है। No doubt the threatening voice of the house plays a major role in the development of the story. और हम क्या देखते हैं, D.H. लॉरेंस सर की कलम ने
जी हाँ, या तो उनकी मदर की गलतियां रही या फिर डीएच लॉरेंस सर की जो कलम है उन्होंने पॉल की डेथ तक की कहानी हमें लिख के दी। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो थ्रेटनिंग वॉइस है इन्होंने कहानी को बढ़ाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। द वॉइस इज द ओनली सोर्स फॉर विच Paul claims that what drives him to ride his horse, gamble and earn more money। और हम क्या देखते हैं कि ये जो हॉन्टेड वॉइसेस उस घर के अंदर आ रही थी, उन्हीं हॉन्टेड वॉइस की वजह से ही जो पॉल है वो हॉर्स रेसिंग की तरफ झुकाव महसूस करते हैं, वो एक गैम्बलिंग के काम में चले जाते हैं और उनकी भी इच्छा होती है अपनी मदर के लिए और पैसा कमाए। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं इट्स ओके बैसेट ने लत लगाई, माँ ने बढ़ावा दिया, बट संग संग में बढ़ावा दिया जो हॉन्टेड वॉइसेस आ रही थी घर में उन्होंने। One more question we are including here. What do you think? Where did the whispering voice in the house come from? कहाँ से आ रही थी ये आवाज़ें, कैसी आवाज़ें कहाँ से आ रही थी, इसी के बारे में हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। Throughout the story, it seems that this voice comes from the mouth of Paul's mother. जी हाँ, पॉल्स मदर की तरफ से ही ये आवाज़ें बार बार आ रही थी बिकॉज ऑफ हर परसिस्टेंट डिससेटिस्फैक्शन। क्योंकि वो बिल्कुल भी संतुष्ट महिला के रूप में हमें कभी भी नहीं दिखी। हमेशा असंतुष्टि का जो भाव है, डिससेटिस्फैक्शन का जो भाव है, वो पॉल की मदर के अंदर था। और वह सबसे बड़ी किस चीज़ के लिए था कि मेरे घर में पैसों की कमी है। But it is also true that there must be more money is not a simple text from the Lawrence pen। हम क्या देखते हैं स्टार्टिंग में इट्स ओके, माँ बार बार कह रही हैं कि घर में धन की कमी है, बट लेटर ऑन हम क्या देखते हैं डीएच लॉरेंस सर की ये जो कलम है ना, इस कलम ने भी उस घर में वॉइसेस लाने में कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि वॉइसेस की अब लैंग्वेज चेंज हो गई थी। अब लैंग्वेज हो गई थी मोर एंड मोर मनी, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। No doubt the voice is the voice of a desiring individual and the society which takes its shape in the story through the haunted voice and represents the heartfelt desires of Paul's mother। हम क्या देखते हैं, हमने हमारे फर्स्ट पार्ट को कवर किया था, तब हमने कहा था कि जो डीएच लॉरेंस सर हैं वो मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं। उनकी जो ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो मॉडर्निटी के ऊपर है कि जो इंसान है वो अपनी इंसानियत खोता जा रहा है। और इसी तरह से ये समाज का आईना दिखाते हुए ये कहानी डीएच लॉरेंस सर ने हमें बताई है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो आवाज़ें आ रही है ये एक ऐसी इच्छा शक्ति की थी जो हर समाज के हर व्यक्ति के अंदर थी, और पैसा और पैसा और पैसा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हॉन्टेड वॉइसेस हैं ये पॉल की मदर के साथ साथ एक रिप्रेजेंटेशन कर रही थी पूरी सोसाइटी का, पूरी सोसाइटी की वॉइस बन के ये हमें डीएच लॉरेंस सर ने इस चीज़ को बताया है। पॉल की फैमिली के बारे में हम बात करते हैं। क्या पॉल की फैमिली गरीब थी या नहीं थी? What do you think about Paul's family? Are they poor or not? क्या गरीब थी क्या? आपको क्या लगता है बच्चों, क्या गरीब थी? जी नहीं, हम फ्रॉम द स्टार्टिंग देखते हैं कि उनके घर पे तो सर्वेंट एक नहीं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सर्वेंट्स हैं, और उनकी जो मदर हैं वो काफ़ी एम्बिशियस हैं और वो काफ़ी एक्सपेंसिव मूड में रहती हैं। इट मीन्स काफ़ी खर्चीली है। अगर हम पॉल के फादर की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, पॉल के फादर जो हैं वो भी खर्चीले हैं। इट मीन्स उनके भी महंगे महंगे शौक़ है और वो महंगे महंगे शौक़ पूरे करते रहते हैं। तो आप ये देखिए, अगर पेरेंट्स अपने शौक़ पूरे करने के लिए खर्चे करेंगे तो घर में तो पैसे की कमी आएगी, लेकिन उसका प्रभाव पड़ा पॉल पे सबसे ज़्यादा। तो यही चीज़ हमें बतानी है, क्या उनकी फैमिली गरीब है या नहीं है। नो डाउट Paul's mother always wanted or even lamented for money। हम देखते हैं पॉल की जो मदर है उनमें एक भूख थी पैसे की, भूख थी ज़्यादा से ज़्यादा और पैसा होना चाहिए। बट
दे वर नॉट पुअर, परंतु वो लोग बिल्कुल भी गरीब नहीं थे। प्रूव करता है ये चीज़ें। दे लिव्ड इन ए स्टेटली हाउस विद अ गार्डन, उनके पास में खुद का बहुत अच्छा घर था जिसमें कि एक गार्डन भी बना हुआ था। दे हैड सर्वेंट्स एंड गवर्नर्स टू, उनके पास में नौकर चाकर भी थे और बच्चों का ध्यान रखने के लिए गवर्नर भी थी, आया या केयर टेकर जिसे हम बोलते हैं वह भी थी। तो हम क्या कह सकते हैं, पुअर लोग तो ये प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। द चिल्ड्रन प्लेड विद द एक्सपेंसिव एंड मार्वलस टॉयज, बच्चों के पास में बहुत ही महंगे महंगे बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने होते थे और उनको जो गिफ्ट्स मिलते थे वो भी बहुत ही महंगे मिलते थे। देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज सुपीरियर टू इवन देयर नेबर्स, और हम क्या देखते हैं, उनका जो रहने का स्तर है वो अपने नेबर की अगर हम तुलना करें तो नेबर के रहने के स्तर से काफ़ी ऊंचा था, काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी का वो थे। दस दे वर नॉट पुअर एट ऑल, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो लोग तो बिल्कुल भी गरीब नहीं थे। बच्चों एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हम लक की बात कर रहे हैं, हम बार बार फादर अनलकी है, मदर ने कहा फादर अनलकी इसलिए मैं अनलकी हूँ। तो पुअर फैमिली का जो ये हम देखते हैं दिखावा हो रहा है, क्या ये वाकई में था क्या? सबसे बड़ी बात है लक की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, पॉल ने क्या कहा था, मैं लक लेकर आऊँगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है। वाई डज पॉल से नाउ टेक टू वेयर देयर इज लक, पॉल अपने वुडन हॉर्स को कहते हैं, रॉकिंग करते हुए कहते हैं कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ की मेरा भाग्य है। पॉल इज़ अ सिंपल बॉय, हम क्या देखते हैं, पॉल जो है बहुत ही सिंपल साधारण सा बच्चा था। ही डज नॉट नो द वेज ऑफ लाइफ, वो तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को जानना भी नहीं शुरू कर पाया था। ही इज़ वन ऑफ द ओपिनियन दैट लक इज़ अ प्लेस समवेयर वेयर ही कैन गो थ्रू अ जर्नी, बस उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि भाग्य होता है और भाग्य साथ देता है तो एक अच्छी यात्रा हो जाती है। हम क्या देखते हैं, दिस इज़ अ प्लेस फ्री फ्रॉम सफरिंग्स एंड वांट ऑफ मनी, क्या होता है ये नहीं पता था, बट इतना ज़रूर पॉल को पता था कि यह वह जगह होती है जहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी टेंशन, कोई भी चिंताएं नहीं होती है और वहाँ पर पैसा भी होता है। लक उनको लगता था एक जगह का नाम है। दिस इज द प्लेस वेयर इनवर्ड अनकैनी ट्रूथ्स अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड इज रिवील्ड, और ऐसा पॉल को लगता था कि लक एक ऐसी दुनिया का नाम है जहाँ पर हम बाहरी संसार को देखते हैं, बाहरी संसार हम सबके सामने खुल जाएगा। The rest of the family hears what is whispered in the house, हम क्या देखते हैं, परिवार में एक अलग ही तरह की हॉन्टेड वॉइसेस, विस्परिंग की वॉइसेस जो हैं वो सुनाई देती रहती हैं। ओनली पॉल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज मदर टू गेट हर लव, सो ही एंडेवियर्स टू गो टू द प्लेस ऑफ लक। पॉल जो है वो अपनी मदर की फीलिंग्स को समझता था। मदर कहती थी अनलकी हूँ अनलकी हूँ, तो पॉल को लगता था कि मैं कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे कि लक मिलता है। और पॉल ने क्या किया, सिर्फ पॉल ही अपनी माँ को सेटिस्फाई करने के लिए लक की खोज में चला जाता है। उसको लगता है कि ऐसा करने से माँ का जो प्यार है, जी हाँ लैंग्वेज सुनिए, हमारी माँ का जो प्यार है वो हम सबको मिलता रहेगा। तो ये जो कहीं ना कहीं बच्चों में इनर फीलिंग्स आ रही हैं कि हमारे अंदर प्यार की कमी है, अगर पैसा होगा हमारे घर में तो हमारी जो मदर है वो हम पर ध्यान देना शुरू कर देगी, हमसे प्यार करना शुरू कर देगी। तो ये चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली पॉल जो है वो इसी ट्रैक को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं अंकल ऑस्कर को और पॉल की मदर को। हम क्या देखते हैं, अंकल ऑस्कर जो हैं वो पॉल की मदर के भाई होते हैं। तो इन दो भाई बहनों में क्या कंपैरिजन होगा उसी को हम यहाँ पे लेके आए हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ अंकल ऑस्कर एंड पॉल्स मदर। अंकल ऑस्कर और पॉल की मदर के अंदर जो कंट्रास्ट है, जो कंपैरिजन है वो क्या क्या है और कैसे है देखते हैं हम।
अंकल ऑस्कर इज द ब्रदर ऑफ पॉल्स मदर। जी हाँ, अंकल ऑस्कर जो है वो पॉल की मदर के भाई होते हैं। बोथ प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टोरी। और ये जो हम पूरी स्टोरी सुनते हैं इसमें जितना मदर का रोल है उतना इम्पोर्टेंट रोल अंकल ऑस्कर का भी होता है। अंकल ऑस्कर रिमेन्स रिलेटिवली अनचेंज्ड, अ मैन ऑफ मैथ्स थ्रू आउट द स्टोरी। हम क्या देखते हैं, अंकल ऑस्कर, स्पेशली अंकल ऑस्कर ही है जो पूरी स्टोरी में फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टिल एंड पूरी स्टोरी में अनचेंज्ड रहते हैं और एक अच्छे अंकल का रोल भी अदा करते हैं। ही इज़ अ सिंपल मैन हु ओनली डज हिज वर्क। बहुत ही साधारण व्यक्ति होते हैं जो अपना काम करते रहते हैं। ही कीप्स अ गुड विट एंड डज नॉट केयर टू आस्क टू मैनी क्वेश्चंस। अपने दिमाग से काम करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस ना करना, ना पूछना। जी हाँ, ये इनकी खासियत होती है। ही बिकम्स अ पार्टनर विद इवन ए स्मॉल बॉय एंड हिज गार्डनर बेसेट। और क्या होता है, जब वो पॉल की बातें सुनते हैं, बेसेट से डिस्कशन करते हैं, तो अंकल ऑस्कर इस चीज़ में बिल्कुल भी इन्फीरियरिटी नहीं फील करते हैं कि मैं एक छोटे से बच्चे का और एक बेसेट जो गार्डनर है उनका मैं पार्टनर हूँ। ऑन द अदर हैंड, ये तो हमने बात की अंकल ऑस्कर की। अब हम बात करते हैं पॉल के मदर की। तो ऑन द अदर हैंड पॉल्स मदर अंडरगोज अ ड्रास्टिक इमोशनल डेवलपमेंट। उनके अंदर एक अलग ही तरह की भावनात्मक बातें घूमती रहती थी। इन द बिगनिंग शी थिंक्स ऑफ हर अनलकी एंड शी ब्लेम्स हर हस्बैंड फॉर दिस रीजन। फ्रॉम द स्टार्टिंग हम क्या देखते हैं, आफ्टर मैरिज जो पॉल की मदर हैं वो अपने आप को क्या कहती है, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। और इसका रीज़न भी बोलती हैं, क्यों? क्योंकि मेरी जो शादी हुई है वो मेरे हस्बैंड जो हैं वो दुर्भाग्यशाली हैं और इसी की वजह से मैं अनलकी फील करती हूँ। शी इज़ बिटर एंड इनकैपेबल ऑफ लविंग हर चिल्ड्रन फॉर वॉन्ट ऑफ मनी। और यही जो चीज़ है हम क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में वो अपने बच्चों को वो प्यार नहीं देती है जिस प्यार के हकदार हर घर के बच्चे होते हैं। स्पेशली पॉल की मदर जो है पॉल और अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती है। इवन हम क्या देखते हैं, नेबर्स में वो बहुत अच्छे से जानी जाती हैं कि ये जो मदर का रोल बहुत अच्छे से निभा रही हैं। बट इनर वो बच्चों में और अगर माँ में बातचीत होती है तो आपने हमारे साथ पढ़ा था बच्चों कि बच्चे माँ से कहते हैं कि माँ आप क्या अच्छी माँ का रोल अदा कर पा रही हैं क्या? और माँ क्या कहती है, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और अच्छी बनूँ और अपनी गलतियों को हटाऊँ। लेकिन उनको एक सबसे बड़ी गलती अपने अंदर नहीं दिखती है। वो क्या होती है, वॉन्ट ऑफ मनी। वो हमेशा पैसों की चाहत में रहती है, उनको अपनी ये कमी नहीं दिखती। वो चाहती भी थी कि मैं मेरी कमियां दूर करूं ताकि मैं एक अच्छी माँ का रोल अदा कर सकूं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इस स्टोरी में ऐसा नहीं हो पाया और इसी की वजह से इस स्टोरी में इन जैसी मदर को अपना बेटा खोना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान बच्चों पर देती नहीं थी। एज अ मदर वो प्रॉपर जो केयर, जो गाइडेंस, जो एक हम कह सकते हैं कि आपस में बैठ के बातचीत करनी, अंडरस्टैंडिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो कहीं पे भी हमें पूरी स्टोरी में नहीं दिखाई दी। बच्चों D.H. लॉरेंस की कलम ने हमें बहुत आगे तक पहुंचा दिया। D.H. लॉरेंस की कलम जो है वो कहीं ना कहीं मदर की जो एम्बिशंस होती हैं, वांट ऑफ मनी, मोर एंड मोर मनी के द्वारा हमें एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचा देते हैं जहां पे हम क्या देखते हैं कि एक बच्चा अपनी माँ की अभिलाषा पूरी करने के लिए अपनी ज़िंदगी तक को दांव पे लगा बैठता है। तो बच्चों हमने सबसे बड़ा लेसन लिया है इस स्टोरी से, और वह लेसन क्या है कि कभी भी हमें ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। एम्बिशियस होने चाहिए बट ओवर एम्बिशियस कभी भी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि मदर फादर के रूप में हर पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा रोल अदा करना चाहिए ताकि जो प्रॉपर गाइडेंस है, जी हाँ बच्चों, अभी जो आपकी एज है ये एज ऐसी है कि आपको अपने फ्यूचर के लिए, कहाँ कैरियर के लिए प्रॉपर जो गाइडेंस होनी चाहिए वह है आपके टीचर्स, वह है आपके नेबर, वह है आपके रिलेटिव एंड स्पेशली सबसे उठकर आपके जो पेरेंट्स दे सकते हैं वह और कोई नहीं दे सकता है। इसलिए आपकी खुद की एक ड्यूटी बन जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के संग सिटिंग करें और
हमारे साथ सिटिंग करें। क्यों? क्योंकि अब आपका काम शुरू हो चुका है। आप इनको राइट डाउन करेंगे और अपने अपने कॉपीज़ में लिखकर इनको बार बार लर्निंग प्रोसेस में लेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ।